नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये है सिविल स्टेप की स्थापना सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से अब लगातार पूछा जा रहा है आपके एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है जो रिलीज होती है बाय चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। आपके जो एटम में न्यूक्लियस होता है, उसमें अगर कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और ऐसी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, ऐसी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसको हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो आपके न्यूक्लियर चेंजेस हैं वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं। पहला न्यूक्लियर फिजन और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है दोस्तों कि दो जो हैवियर न्यूक्लियाई है, एक हैवियर न्यूक्लियाई जब उसको हम बम्बार्ड करते हैं किसी न्यूट्रॉन से, तो वो आपका डिफरेंशिएट होता है, वो आपका टूटता है, डिवाइड होता है दो लाइटर न्यूक्लियाई में। जैसे यहाँ पर यूरेनियम 23592 आपका डिवाइड हो रहा है बेरियम 13956 में, क्रिप्टॉन 9536 में, और इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है और फ्रेश न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिमिलरली न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन आपका वो प्रोसेस है जहाँ पर दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, और इस प्रोसेस में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं। बट दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। और जो अगर हम देखें एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करना सीख लिया है। हम उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ कर रहे हैं फॉर पावर जनरेशन। तो यहाँ से हमारा अगला टॉपिक निकल के आएगा कि व्हाट इज हम न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन उससे पहले हमें न्यूक्लियर फ्यूजन को थोड़ा सा और समझना चाहिए, क्योंकि तभी हम न्यूक्लियर रिएक्टर को अच्छे से समझ पाएंगे कि न्यूक्लियर फिजन एक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस है। रेडियो एक्टिव हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आपका अगर हैवियर न्यूक्लियाई आपका डिफरेंशिएट होता है तो वहाँ पर बहुत सारी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी निकलती हैं, इसलिए हम इसको रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। द फिजन प्रोसेस प्रोड्यूसेस फ्री न्यूट्रॉन्स एंड गामा फोटॉन्स एंड रिलीजेस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसमें इस पूरे प्रोसेस में आपकी एनर्जी रिलीज होती है। जो आपके फ्रेश न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये फर्दर इंड्यूस कर सकते हैं फ्यूजन को, इसलिए इनको कंट्रोल करना जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका प्रोसेस है वो सस्टेन्ड रहे, कंट्रोल्ड रहे, तो आपको इन न्यूट्रॉन्स को या तो इनकी स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ेगी या इन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग पावर। बट अगर आपकी जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड है, तो इस केस में आपका एक्सप्लोजन हो सकता है, जैसा कि एक एटॉमिक बम में होता है। देखो, कंट्रोल चेन रिएक्शन का मतलब क्या कि आपने जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन था वो एब्जॉर्ब कर लिया, और जितने न्यूट्रॉन की जरूरत है आपको आगे प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उतने ही न्यूट्रॉन आपने यूटिलाइज किए। लेकिन अगर आपका प्रोसेस अनकंट्रोल्ड है तो यहाँ पर हर निकलता न्यूट्रॉन, नया न्यूट्रॉन आपका फर्दर फ्यूजन स्टार्ट कर सकता है, और ऐसे केस में आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी अनकंट्रोल्ड हो सकती है और एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है जो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने में, कंटेन करने में हेल्प करती है। लेकिन इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस और देयर डिजाइन। अगर हम पर्पस की बात करें तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो दो टाइप के होते हैं, रिसर्च रिएक्टर एंड पावर रिएक्टर। रिसर्च रिएक्टर वो जहां पर हम आइसोटोप प्रोड्यूस करते हैं फॉर स्टडी फील्ड, फॉर यूज इन मेडिकल फील्ड। और पावर रिएक्टर कौन से होते हैं? जहां पर हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आपकी सस्टेन कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब बात करेंगे एक न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले फ्यूल। दोस्तों, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में आपके तीन मेन टाइप के फ्यूल यूज हो सकते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम। यूरेनियम आपका बेसिक फ्यूल है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, और थोरियम आपका सेकेंड मोस्ट कॉमन फ्यूल है। फिर बात करते हैं मॉडरेटर की। मॉडरेटर एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। आपके जो फ्यूजन प्रोसेस में न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा होता है न्यू, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपने उसकी स्पीड स्लो डाउन करनी है तो आपको मॉडरेटर यूज़ करना पड़ेगा। फिर तीसरा कंपोनेंट है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या होती हैं दोस्तों? ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल होती हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर आपने रिएक्शन को कंट्रोल रखना है। कैडमियम, सिल्वर, हैफनियम, बोरोन, इनको हम एज अ कंट्रोल रॉड यूज़ करते हैं। कूलेंट क्या होता है दोस्तों? कूलेंट एक फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है आपका कोर के अराउंड, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस हीट को वो यूटिलाइज करवाता है स्टीम टरबाइन में या किसी और आपके इक्विपमेंट में फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। फिर फाइनली आपका कंटेनमेंट। कंटेनमेंट एक तरह की आउटर
शेल है, कन्फाइनमेंट शेल है, जो बेसिकली जो रेडिएशन है उनको बाहर जाने से रोकती है, ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको इस रेडिएशन से खतरा ना पहुंचे। अब दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है लाइट वाटर रिएक्टर। सिंपल सी भाषा में समझें तो लाइट वाटर रिएक्टर वो थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर है जहां पर हम नॉर्मल वाटर यूटिलाइज करते हैं एज अ कूलेंट एंड न्यूट्रॉन मॉडरेटर। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड सुपर क्रिटिकल वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या होता है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर वो रिएक्टर है जहां पर हम प्रेशराइज्ड वाटर यूज कर रहे हैं एज अ कूलेंट। प्रेशराइज्ड वाटर का मतलब क्या कि हम जो वाटर है वो जो हम कूलेंट पाइप में आपका सर्कुलेट कर रहे हैं तो वो हाई प्रेशर पर है, और इसका फायदा क्या होता है कि ऐसे केस में जो वाटर है वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद बॉयल नहीं होता है और उसी वाटर को हम दोबारा रिसर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर आपका सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, और इसमें बेसिकली हम जो वाटर है उसको प्रेशर पर इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हम नॉर्मल इंजेक्ट कर रहे हैं, और जो वाटर है वो बाद में बॉईल हो जाता है, बॉईल होकर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और इस स्टीम को हम यूटिलाइज करते हैं इन दी स्टीम टर्बाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, और दोस्तों ये जो आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है इट ऑपरेट्स एट अ लोअर न्यूक्लियर फील्ड टेम्परेचर, तो ये इसका बेनिफिट भी है। फिर बात करते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में आपका हम हैवी वाटर यूज करते हैं। हैवी वाटर क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये कूलेंट और मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है, और इस रिएक्टर का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप अनएनरिच्ड यूरेनियम भी यूज कर सकते हैं, लो क्वालिटी यूरेनियम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका एडवांस गैस कूल्ड रिएक्टर आता है जहां पर हम गैस को यूज करते हैं एज अ कूलेंट, और जहां पर हम बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज कर रहे हैं जो कि आपकी एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्व कर लेता है फ्रॉम द कोर एरिया, और इस पर्टिकुलर गैस से हम गैस टरबाइन में जाकर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और गैस कूल्ड रिएक्टर की जो एफिशिएंसी है वो नॉर्मल प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर या आपके जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर उनसे ज़्यादा होती है, और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारी जो पांचवी कैटेगरी है वो है फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर। फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर दोस्तों फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जो यूरेनियम 238 फ्यूल है इसको जब हम जो यूरेनियम 238 फ्यूल है इसको हम सिर्फ तभी इसमें फ्यूजन करवा सकते हैं अगर हम इसे फास्ट न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करें, लेकिन यूरेनियम 235 है वहाँ पे हमें स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करना पड़ता है। ठीक है, दे डोंट यूज एनी न्यूट्रॉन मॉडरेटर, क्योंकि हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन ही यूज कर रहे हैं, और ऐसे केस में हमें एनरिच्ड यूरेनियम यूज करना पड़ता है एज अ फ्यूल। फिर दोस्तों फाइनली आपका आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वो रिएक्टर है जहां पर जितना फ्यूल हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा फ्यूल हम जनरेट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर हम प्लूटोनियम 239 फ्यूल यूज़ करते हैं इन कम्बिनेशन विद यूरेनियम 238। अब जो यूरेनियम 238 है ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आपका एब्जॉर्ब कर लेता है और ये कन्वर्ट होता रहता है प्लूटोनियम में। तो जितना फ्यूल आपने लिया कंज्यूम किया उससे ज़्यादा फ्यूल आपको प्रोड्यूस हो रहा होता है, बिकॉज यूरेनियम 238 आपका प्लूटोनियम 239 साइमल्टेनियसली बना रहा होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन फ्यूल। जब हम फ्यूल के बेस पे न्यूक्लियर रिएक्टर को क्लासिफाई करते हैं तो हमें दो टाइप के रिएक्टर मेनली देखने को मिलते हैं, जहां पर यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज हो रहा होता है, यहाँ पर थोरियम एज अ फ्यूल यूज हो रहा होता है। यूरेनियम आपका मोस्ट कॉमन फिजाइल जो मटेरियल है वो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में और न्यूक्लियर वेपन्स में, और यूरेनियम के हमें डिफरेंट आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। फॉर लाइट वाटर रिएक्टर जो फ्यूल है वो एनरिच्ड होना चाहिए, और जनरली हम इसमें यूरेनियम 235 फ्यूल यूज करते हैं। यूरेनियम 235 कैन अंडरगो फ्यूजन व्हेन बम्बार्डेड विद स्लो न्यूट्रॉन ओनली। ये तभी है आपका फ्यूजन प्रोसेस में जाता है जब स्लो न्यूट्रॉन से हम इसको बम्बार्ड करते हैं, और जो यूरेनियम 238 है उसकी फ्यूजन के लिए हमें उसे फास्ट न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करना पड़ता है। अ स्लो न्यूट्रॉन कैन बी कैप्चर्ड बाय अ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस, अ फास्ट न्यूट्रॉन विल नॉट बी कैप्चर्ड, और इसलिए आपका फ्यूजन प्रोसेस फिर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे जो हमारा शिफ्ट है वो न्यूक्लियर यूरेनियम एज अ फ्यूल से थोरियम एज अ फ्यूल पर होता जा रहा है, बट इससे पहले हम देखते हैं यूरेनियम डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो कनाडा, कजाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर यूरेनियम के वास्ट रिजर्व्स पाए जाते हैं। इंडिया में आपके यूरेनियम के सिग्निफिकेंट रिजर्व्स नहीं हैं, और आपको मैं बता दूं कि कुछ सिग्निफिकेंट माइंस हमें देखने को मिली हैं, कुछ प्रोस्पेक्टिव माइंस हमें देखने को मिली हैं, फॉर एग्जांपल इन छत्तीसगढ़ बेसिन, इन अरावली एंड इन कुडप्पा बेसिन, बट उनसे अभी हम सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं जिसको हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में यूटिलाइज कर पाएं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि विच एरियाज आर रिच इन यूरेनियम इन द वर्ल्ड लेवल, तो आप बोलेंगे कनाडा लगभग 12% ऑफ यूरेनियम रिजर्व होल्ड करते हैं, कजाकिस्तान लगभग 18% ऑफ यूरेनियम रिजर्व होल्ड करता है, एंड ऑस्ट्रेलिया लगभग 28% ऑफ यूरेनियम रिजर्व होल्ड करता है। अगर हम सिग्निफिकेंट माइंस की बात करें तो ओलंपिक डैम एंड रेंजर माइन इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया, आपका सिगर लेक एंड मैक आर्थर रीजन इन कनाडा, एंड शू सरस्यू बेसिन इन कजाकिस्तान आपके मेन एरियाज हैं जहाँ पर यूरेनियम वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है।
ठीक है। इंडिया आपका यूरेनियम इंपोर्ट करता है अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए फ्रॉम रशिया, कजाकिस्तान एंड फ्रांस, और अभी फ्रेश डील साइन करने के ऊपर हम विद कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब बात करते हैं थोरियम एज फ्यूल की। दोस्तों थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90। ये सिल्वरी मेटल होता है और जनरली ये आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है एज कम्पेयर टू यूरेनियम एट द इंडिया लेवल एज वेल एज एट द वर्ल्ड लेवल। इसके बहुत सारे आपके डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स वो एलिमेंट हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियरली। अब आपको बता दूं कि थोरियम 232 मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है थोरियम का, और इसी को हम जनरली यूटिलाइज करते हैं थोरियम बेस्ड रिएक्टर में। थोरियम को अगर हम पढ़ें तो थोरियम इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 to 4 टाइम्स मोर अबंडेंट देन यूरेनियम इन द अर्थ क्रस्ट एंड इज चीफली रिफाइंड फ्रॉम मोनाजाइट सैंड। जो मोनाजाइट सैंड है जो कोस्टल एरियाज में पाई जाती है उनमें आपका थोरियम होता है, लगभग 2.5% थोरियम होता है उसमें। और इंडिया में जो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपको थोरियम रिजर्व देखने को मिलते हैं। बेनिफिट है थोरियम का एज कम्पेयर टू यूरेनियम कि थोरियम जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है वो लेस हार्मफुल होता है, लेस हार्मफुल वेस्ट। उसके साथ साथ जो थोरियम है दोस्तों ये ज़्यादा एबंडेंट है, इसलिए इसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें एक क्रंच नहीं होगा। आपका जो आपकी बेसिक मटेरियल होगा कभी भी क्रंच नहीं होगा। और थोरियम रिएक्टर्स बेसिकली चीपर भी होते हैं एज कम्पेयर टू यूरेनियम रिएक्टर्स। तो इसलिए हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं थोरियम बेस्ड रिएक्टर पर। अगर थोरियम के हम अबेंडेंस की बात करें, एट दी वर्ल्ड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड थोरियम रिजर्व पाए जाते हैं। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड की ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर थोरियम रिजर्व सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलते हैं। इंडिया आपका सबसे ज़्यादा थोरियम रिजर्व होल्ड करता है वर्ल्ड के, और इंडिया में भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल और झारखंड, जनरली जो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पर हमें मोनाजाइट सैंड्स में थोरियम रिजर्व देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अगर हम इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की बात करें तो इंडिया में बेसिकली 7 जो रिएक्टर्स हैं वो वर्किंग हैं। यूपी में नरोरा, राजस्थान में रावत भाटा, काकरापार इन गुजरात, तारापुर इन महाराष्ट्र, कायगा इन कर्नाटक एंड कलपक्कम एंड कुंदनकुलम इन तमिलनाडु। तो ये 7 रिएक्टर हमारे इन दी वर्किंग मोड हैं। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए जो हमने पढ़ा। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलर एनर्जी इज दी, जो सोलर एनर्जी दोस्तों जो आपकी सन के द्वारा एनर्जी रिलीज हो रही है उसके पीछे जो प्रोसेस है वो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन है, क्योंकि वहाँ पर आपके 2 लाइटर न्यूक्लियाई जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई वो कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म हीलियम। तो वहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन का उसकी वजह से वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जिसको हम सोलर एनर्जी की फॉर्म में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर बी। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको 2 लिस्ट दी गई हैं। पहली लिस्ट में आपको मेंशन किए गए पावर स्टेशन और दूसरी लिस्ट में आपको पूछे गए स्टेट। आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो दोस्तों आपने पढ़ा कि जो कायगा है वो कहाँ पर है? कायगा आपका कर्नाटक में है। काकरापार आपका कहाँ है? काकरापार आपका गुजरात में है। रावत बाटा कहाँ है? रावत बाटा आपका राजस्थान में है। और तारापुर कहाँ है? तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। तो जब आप कोड्स देखेंगे तो आपको मिलेगा A4B3C2D1, A4B3C1D2, A3B4C1D2, A3B4C2D1। तो यहाँ पर आप देखें तो A का क्या आ रहा है? 4, B का क्या आ रहा है? 3, C का क्या आ रहा है? 2 और D का क्या आ रहा है? 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आंसर A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर एंड आइडेंटिफाई द वंस विच आर करेक्टली मैच्ड। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर और उनकी एप्लीकेशन। तो दोस्तों मॉडरेटर हमने पढ़ा था कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला तो करेक्टली मैच्ड है। कूलेंट क्या पढ़ा था हमने कि ये वो फ्यूल है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि वो कोर की एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर सके और उसको बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूटिलाइज कर सके। तो सेकंड आपका करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि ये नीचे वाले आपके एप्लीकेशन वाले पार्ट से मैच हो रहा है। सिमिलरली कंट्रोल रॉड्स क्या होती हैं? दे आर न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट मैच्ड पेयर कौन सा है? सिर्फ 1 ओनली, सी। तो इसलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं दोस्तों? दे आर एलिमेंट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पर आपको पी देखने को मिलेगा, जिनमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। अगर आपसे पूछें व्हाट आर आइसोटोन्स तो आप बोलेंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो वहाँ पर एन आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैवी वाटर DTU ड्यूटेरियम इज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर सर्व एज अ। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है वहाँ पर जब हम ड्यूटेरियम को यूज़ करते हैं तो वो आपका एक्ट करता है एज अ कूलेंट एज वेल एज अ मॉडरेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, बोथ ए एंड सी।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने आज के लेक्चर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान हासिल किया और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे और इसको सुनेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।